हेलो एवरीवन, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आज के सब टॉपिक हैं विवाह के नियम। विवाह के नियमों का अनुसरण किया जाता था या नहीं किया जाता था। स्त्री का गोत्र क्या चीज है। गोत्र नियमों का पालन होता था समाज में उस समय में या नहीं। सामाजिक विषमताएं, समाज में किस किस तरीके के डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे थे। विवाह के नियम समाज में जो पहले तो ये है कि विवाह के प्रकार कितने हैं, कितने तरीके के विवाह होते थे सोसाइटी में। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ रहे हैं, 1000 सालों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कितने तरीके के विवाह थे। अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब होता है जो समूह के बीच में होता है, एक जाति के बीच में होता है, या एक ही जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में होता है। एक स्थान, एक जाति या एक समूह के बीच में जो शादी होती है उसको अंतर्विवाह कहा जाता है। इसके अलावा बहिर्विवाह पद्धति भी उस समय में फॉलो की जाती थी, जिसका मतलब है अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करना। हर गोत्र एक चीज है। 7 महर्षि थे पहले, और हर महर्षि के नाम पे एक गोत्र रखा गया है। गौतमी पुत्र, श्री, सातकर्णी, वशिष्ठी, बहुत सारे हैं, 7 हैं। तो उनके नाम से एक ऋषि के नाम से एक गोत्र है, और वही उसकी आगे आने वाली जनरेशन जो आज तक भी हम चल रही है, तो वो उस ऋषि के वंशज कहे जाते हैं। ऐसे 7 हैं। अपने गोत्र में शादी ना करके दूसरे गोत्र में शादी करनी चाहिए, बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है ये। दूसरा, बहुपत्नी प्रथा भी उस समय में फॉलो की जाती थी। एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होती थी। ये तो कॉमन चीज है, क्योंकि राजा महाराजा जो थे उस समय में उनकी एक से ज्यादा पत्नियां होती थी। इसके अलावा बहुपति प्रथा भी चल रही थी। स्त्रियों के एक से ज्यादा पति होते थे। और शादी जो है विवाह के लिए 8 तरीके की शादियां होती थी, और उनमें 4 अच्छी मानी जाती थी जो इंसानों के बीच में होती थी, और 4 खराब मानी जाती थी। 8 हैं टोटल, 8 में से 4 गुड हैं और 4 बैड हैं। जो राक्षस, पांचालिस, मतलब सॉरी पांचाल कह रही हूँ, राक्षस वगैरह जो थे, पिशाच वगैरह, इन लोगों के बीच में जो शादी की जाती थी वो अच्छी नहीं मानी जाती थी। और जो ब्राह्मणी नियमों के अनुसार जो शादी की जाती थी, अपने पिता की परमिशन लेकर, साथ 2 लोग अगर अपनी सहमति से शादी करना चाहते हैं, तो इस तरीके की कुछ विवाह जो थे वो अच्छे माने जाते थे, और 4 अच्छे 4 खराब। विवाह के नियमों का अनुसरण किया जाता था या नहीं किया जाता था। पितृवंश में पुत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पितृवांशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, और पितृवांशिकता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटी जो है वो शादी करके चले जाएगी दूसरे घर में, तो वंश, हमारी परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा। इसीलिए पितृवांशिकता को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था उस समय में, क्योंकि वंश जो है वो पुत्र के नाम से ही आगे बढ़ेगा। पुत्री को पैतृक संसाधन में अधिकार नहीं। बेटे को और भाइयों को, 4-5 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो उन सभी को प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता था। जो बड़ा बेटा है उसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी, और बाकी को इक्वल डिवाइड कर दी जाती थी। उसके अलावा बेटियां जो होती थी, पुत्री को किसी भी तरीके का पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता था। उन्हें किसी तरीके का कोई राइट्स था नहीं पिता की प्रॉपर्टी में। गोत्र से बाहर विवाह उचित समय पर उचित व्यक्ति से करना, ऐसा माना जाता था। ये जो भी नियम, कायदे, कानून है, ये धर्मसूत्र, धर्मसात, मनुस्मृति, ऐसे कुछ ब्राह्मणीय संस्कृत ग्रंथ लिखे गए थे, जिनके अंदर इन नियमों को फॉलो करवाने के लिए, विधि संहिता जिसको कहा जाता है कि समाज में किस तरीके से समाज चलेगा, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिनको फॉलो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं राजा के ऊपर होती थी, कि वो अपने राज्य में इस तरीके के नियमों को फॉलो करवाए। उसके अलावा गोत्र से बाहर लड़कियों के लिए ऐसा माना जाता था कि उनकी शादी जो है अपने गोत्र से बाहर करनी चाहिए, और किसी अच्छे सही टाइम से, एक सही एज में और सही इंसान के साथ उसकी शादी कर देना पिता का कर्तव्य माना जाता था उस समय में।
उसके अलावा कन्यादान, ये भी एक पिता का एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। नगरीय विकास व विचारों के आदान प्रदान से नियमों का अनुसरण ना होना। अब एक समय ऐसे आया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इस समय में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में बदलाव आ रहे थे। तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जिस तरीके के बदलाव आ रहे थे, तो उसकी वजह से लोग व्यापार, क्योंकि अगर गांव है, गांव जो होते हैं खेती प्रधान होते हैं, ज्यादातर कृषि प्रधान होते हैं, वहां पर खेती बाड़ी लोगों का मुख्य पेशा होती है। जैसे 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 समाज में नगर बनने लगे, नगर डेवलप होने लगे, तो लोग क्या करने लगे, रोजगार की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर या व्यापार करने के लिए दूसरी जगहों से शहरों में आकर बसने लगे। गाँव में क्योंकि खेती बाड़ी को लेके बहुत ज्यादा रोजगार के सोर्सेज भी उस समय में बहुत ज्यादा नहीं होते थे, और किसानों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब भी होती थी। अकाल, बाढ़, भूकंप, कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो लोग खेती के अलावा कुछ दूसरे सोर्सेज भी देखते थे, जिससे कि उनको थोड़ी आमदनी हो जाए, जिसकी वजह से लोग नगरों में आने लगे रहने के लिए, या और भी रीजंस थे नगरों में आकर बसने के लिए, जिसकी वजह से जो समाज में ये जो नियम बनाए गए थे, ये थोड़े से फॉलो नहीं किए जाते थे लोगों द्वारा। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र 500 ईसा पूर्व में सामाजिक मानदंड तय करने के लिए बनाए गए थे। ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ आप सभी को। बट ये जो नियम बनाए गए थे, इनको फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था? कहीं करते थे, कहीं नहीं करते थे, क्योंकि समाज डेवलपमेंट के साथ में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो गए थे। तो लोग अपनी परिस्थितियों और अपनी जरूरतों के हिसाब से इनके अंदर जो है बदलाव भी करने लगे अपनी सुविधा के हिसाब से, जो कि राजाओं ने स्पेशली स्टार्ट किया था, सातवाहन राजाओं ने। स्त्री का गोत्र, ये क्या चीज है? स्त्री जो होती है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो गोत्र है वो हर एक महर्षि, 7 महर्षि हैं, उनके नाम पर ही गोत्र चलते हैं। एक ऋषि के नाम पर एक गोत्र है। तो स्त्री का जो गोत्र होता है, शादी से जो पहले है वो पिता का गोत्र होता है। गोत्र के जो 2 नियम है, शादी से पहले वो पिता का गोत्र होता है, स्त्री का गोत्र, और शादी के बाद उसके पति का गोत्र उसका गोत्र कहा जाता है। शादी के बाद गोत्र बदल जाता है लड़की का। और दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करना, अपने गोत्र के बाहर शादी कराना। ये 2 तरीके के नियम थे गोत्रों को लेके। स्त्री का गोत्र, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे, ये ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ मैं आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। गोत्र नियमों का पालन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोत्र के कुछ नियम ऐसे थे समाज में, मानदंड तो तय कर दिए गए हैं धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में, बट उन मानदंडों को फॉलो करा भी जाता था या नहीं करा जाता था, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सामाजिक मानदंडों का अनुसरण जो है वो नहीं किया जाता था। सातवाहन राजा जो हैं वो पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों में उस समय में रूल कर रहे थे, और सातवाहन राजाओं की एक से ज्यादा पत्नियां होती थी, ये है। उसके अलावा सातवाहन राजाओं की जो पत्नियां थी शादी से पहले, क्योंकि महर्षियों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कुछ गोत्र नियम बताए गए हैं, तो यहाँ पर भारत के दक्षिणी हिस्से में इन गोत्र नियमों का पालन नहीं किया जाता था। सातवाहन राजा जो हैं उन्होंने अपने गोत्र से बाहर भी शादी की है, और उनकी जो पत्नियां होती थी, रानियां जो होती थी, वो अपने शादी के बाद भी अपने पिता के गोत्र के नाम से ही जानी जाती थी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने गोत्र को बदला नहीं, अपने पिता के गोत्र से ही जानी जा रही हैं। और जबकि ऐसा बोला गया है धार्मिक सूत्रों में, धर्मशास्त्रों में, कि शादी के बाद लड़की का जो गोत्र होता है वो पिता का गोत्र हो जाता है। तो दक्षिण के हिस्से में इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता था, गोत्र के नियमों को। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी जो बहिर्विवाह पद्धति के विरुद्ध थी। मतलब ऐसे कि कुछ एक ही गोत्र की हैं और फिर भी उसी गोत्र में शादी कर रही हैं। और उसके अलावा माताओं का इंपॉर्टेंस उस समय में था या नहीं था? बिल्कुल माताओं का इंपॉर्टेंस था। सातवाहन राजा ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दक्षिण के हिस्से में जिन्होंने
अपनी माता के गोत्र को, अपनी माता के गोत्र से ही वो आगे अपने राज्य को कंटिन्यू किया। उन्होंने अपने सिंहासन पर भी माता के गोत्र के नाम से ही शासन किया। सातवाहन राजा जो थे वो मातृ गोत्र के नाम से ही जाने जाते थे, उन्होंने अपनी माँ के गोत्र को ही अपनाया। उसके अलावा एक चीज और देखने के लिए मिलती है, सातवाहन राजा जो हैं उन्होंने पितृवांशिकता वहां पे चल रही है, मतलब सरनेम में अपनी मदर का लगा रहे हैं, अपनी मदर का गोत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, बट पितृवांशिकता को फॉलो किया जाता है उत्तराधिकार बनने के लिए। अगर शासन करेगा तो बड़ा बेटा करेगा, फिर उसके बाद अगर वो नहीं है तो किसी और को बनाया जाएगा। तो पितृवांशिकता, सिंहासन को लेकर पितृवांशिकता को फॉलो किया जा रहा है, और वैसे माता को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता था दक्षिण हिस्से में, और जगह में भी दिया जाता होगा। आगे समाज में विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, मतलब वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों ने कुछ संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति जो है, उसमें समाज के लिए कुछ 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि समाज को किस तरीके से चलाया जाना है, किस नियम और किस कायदे कानून को फॉलो किया जाना है। उसके अलावा सामाजिक आदर्श व्यवस्था वर्ग आधारित थी। ये जो समाज की आइडल व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से वर्ग पर डिपेंड थी, वर्ग पर आधारित कर दी गई थी। 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और दैविक व्यवस्था से वर्णों की उत्पत्ति, कहा जाता है कि देवीय व्यवस्था से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जीविका का निर्धारण जन्म के अनुसार, मतलब इंसान के टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उस समय में उसके वो प्रोफेशन नहीं होता था, उसका जन्म के आधार पे होता था। अगर वो निम्न कुल में जन्म ले रहा है तो उसका काम भी उसको वही करने पड़ेंगे। अगर ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में उसका जन्म हो रहा है तो उसका काम वेदों, वेद पुराण पढ़ना लिखना जो भी है उसका, और क्षत्रिय युद्ध वगैरह करना, राजा राजवंश से रिलेटेड है। उसके अलावा इस वर्ण व्यवस्था में जो पहला दर्जा है, सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो ब्राह्मणों को दिया गया है। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य, और फिर सबसे लास्ट में शूद्र। और कहीं कहीं ऐसी भी कंडीशंस थी जहां पर जो लोग इस वर्ण व्यवस्था के दायरे में फिट नहीं बैठ पाते थे उनको समाज से अलग कट ऑफ कर दिया जाता था। जैसे आसपास से कुछ जातियां ऐसी थी जिनको इन वर्ण व्यवस्था में समाहित नहीं किया गया था, उनको एक अलग से सेपरेट जाति बना दिया गया था। और इसके अलावा भी एक मैंने आपको और बताया, क्योंकि जब नगर बन रहे थे, बदलाव आ रहे थे आर्थिक तौर पर, समाज में सामाजिक तौर पर बदलाव आ रहे थे, तो उसकी वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो समाज में ब्राह्मण द्वारा ये जो नियम बनाए गए थे, आदर्श सामाजिक व्यवस्था जो बनाई गई थी, वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए अब ये उम्मीद की जाने लगी ब्राह्मणों द्वारा कि, मतलब जो जो भी बनाई गई थी, कि जो राजा है वो अपने राज्य में इन सारे नियमों को फॉलो करवाए ताकि लोग उन चीजों को फॉलो करें और ये व्यवस्था बनी रहे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए, समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, तो काफी चेंजेस आने शुरू हो गए। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। समाज में किस तरीके से विषमताएं फैली, इन व्यवस्थाओं को फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।